चलिए सुनिए। तो गवर्नमेंट को बोला कि सर हमें टैक्स बेनिफिट दे दो, आप हमें इंडस्ट्री चलानी है और हमें आप कुछ फायदा दो, हमारे बहुत प्रॉब्लम चल रही है। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो देते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया, ये काफी लंबे टाइम से चल रहा है, ये काफी लंबे टाइम से चल रहा है। गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट दिया? टर्नओवर के हिसाब से बेनिफिट दिया। टर्नओवर के हिसाब से क्या बेनिफिट दिया, देखिए सुनिए। पहला पॉइंट, ये टैक्स रेट में ही आ जाता है, ये इसके लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं है, ये टैक्स रेट में ही आ जाता है। और इसमें क्या है, आपको मैंने जो नोट्स दिए उसमें भी लिखा हुआ है, इफ टर्न ओवर ऑफ ए कंपनी does not exceeds rupees 400 crore in previous year 18-19। ये हर साल चेंज होता रहता है। जैसे इस साल लिखा है प्रीवियस ईयर 18-19 में इतना टर्नओवर नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा। अगले साल ये 19-20 हो जाएगा, अगले साल ये 20-21 हो जाएगा, ऐसे एक एक साल ये बढ़ता रहता है और इस लिमिट को भी ये चेंज करते रहते हैं। ठीक है, उससे पहले ये लिमिट जो हुआ करती थी वो 250 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। ठीक है, और अभी इसको कर दिया 400 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आप बोलो कि सर इससे फर्क क्या पड़ता है? सुनिए, अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं था 18-19 में, तो उसके लिए टैक्स रेट हो जाती है 25%। उसके लिए टैक्स रेट कितनी हो जाती है? 25% हो जाती है इंस्टेड ऑफ 30%। आपको याद होगा हमने जो मैट के क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें टर्नओवर दे रखा था पुराने ईयर्स का। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें टर्नओवर दे रखा था पुराने साल का, 18। राइट, वो इसीलिए दे रखा था कि आपका उसको जो नॉर्मल टैक्स निकालना है वो 30% से ना निकाल के किससे निकालना है? 25% से। हालांकि मैंने आपको वहां नहीं बोला वो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो टर्नओवर ध्यान रखना है। अगर आपको एडिशनल, देखो हम पढ़ रहे हैं, एक बार एक चीज फिर से समझ लो, हम कौन सा ईयर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 2020-21, राइट। और टर्नओवर हमें कौन सा देखना है? प्रीवियस ईयर 18-19। तो इसका मतलब हम पीएनएल से तो नहीं देख पाएंगे, जो हमें पीएनएल दे रखा होगा वो तो यहाँ का होगा। तो ये जानकारी तो आपको स्पेशली देगा ही देगा, अगर उसको 25% रेट लगवानी है तो। अगर नहीं लगवानी तो वो क्या बोलेगा? अगर नहीं लगवानी तो वो कुछ नहीं बोलेगा, आपका काम हो गया, आप सीधा 30% टैक्स लगा दो। अब ये जानकारी वो डायरेक्टली दे या इनडायरेक्टली दे, ये आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। आप सोचो कि वो बिल्कुल साफ साफ लिख दे 2018-19 का टर्नओवर इतना था, नहीं। आपको याद होगा इन्हीं में से एक क्वेश्चन ऐसा था और जिसमें कहा था कि कंपनी का टर्नओवर कभी भी 65 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ। उसने ऐसा लिख दिया, उसने ये नहीं लिखा 18-19 में 250 करोड़ से कम था, ऐसा नहीं लिखा। उसने क्या लिखा? उसने ये लिखा कि कंपनी का टर्नओवर कभी भी 65 करोड़ से ज्यादा नहीं। तो क्या उसका मतलब ये हो गया कि इस साल भी ज्यादा नहीं था? समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका पहला बेनिफिट है कि अगर टर्नओवर 2018-19 साल का 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो कंपनी 25% टैक्स रेट लगाने के लिए लायबल है इंस्टेड ऑफ 30%। क्लियर है सारी चीज? ये कंपनी के लिए स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं हम। ओके ओके, अब ये चलता रहा 2-3 साल, ये सीन चला, अभी भी चल रहा है। अब बिजनेसमैन चिढ़ गया, तो सर ये तो आपने कर दिया, वो तो समझ में आता है, पर ये भी तो ज्यादा ही है। और ये इसमें तो मान लो मेरा टर्नओवर ज्यादा है या मैं कुछ नया कर रहा हूं तो मुझे कुछ अलग भी तो दो आप। ये तो चल रहा है, चलो ठीक है। तो उसके लिए फिर नए सेक्शन बनाना स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने, और टोटल 3 नए सेक्शन हमारे पास आज अवेलेबल है। जैसे मैं दोबारा एक बार एक समझा दूं आपको। इंडिविजुअल वाले में 2 ऑप्शन दे दिए क्या अब आपको? एक नॉर्मल
और एक 115 BAC। बोलिए हाँ या ना? यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी दो दिए हैं आप, एक नॉर्मल और एक 115 BAD। लाइन से चल रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप, BAC BAD, समझ रहे हैं? तो कंपनी में भी अब आप सोचो, अगर थोड़ा सा गौर करो तो इससे पहले की सीरीज कहाँ है? ये BAC कहाँ से आया सीधा? इसके पहले कहाँ गए? देखो ऐसे चल रहा है, सुनना। 115 BA, समझना, 115 BA, फिर आया 115 BAA, फिर आया 115 BAB, फिर आया 115 BAC। तो BA तो कॉमन रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। फिर आया 115 BAD। तो जो भी ये ऑप्शंस बना रहे हैं ना एसएससी के लिए, वो सारे इस सेक्शन में बना रहे हैं। तो ये पहले बन चुका था कंपनी के लिए, ये भी बन चुका था कंपनी के लिए, ये भी बन चुका था कंपनी के लिए, ठीक है। अब ये नहीं बना था तो इन्होंने इंडिविजुअल के लिए बना दिया, ये नहीं बना था तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बना दिया, समझ रहे? तो ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है ये सारी, कि नॉर्मल से हटके जाना चाहो तो ये ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। हर ऑप्शन की अपनी कंडीशन होगी, पैटर्न सेम होगा, पैटर्न जो है वो सेम होगा। अगर आप उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं ना, तो मे बी आपको याद करने में बहुत आसानी होता है, अगर आप पैटर्न पकड़ लेते हैं, ठीक है। कैसे? सुनिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सेक्शन 115 BA, ठीक है। किस पे एप्लीकेबल है? अब ये आपको नोट करने हैं सारे, डोमेस्टिक कंपनी पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है? डोमेस्टिक कंपनी पे एप्लीकेबल है। ये कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कब? सेटअप होनी चाहिए थी ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। 1 मार्च 2016 से पहले बाद में ये कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये कंपनी लगी हुई हो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कंपनी इसमें लगी हुई होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगी हुई होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब सर अगर हम आपकी टैक्स रेट कम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपसे क्या छीन लेंगे, बताओ? अगर हम आपकी टैक्स रेट कम करेंगे तो आपसे क्या छीन लेंगे? देखते हैं कितना पैटर्न पकड़ पाते हैं आप, बोलो भाई। गवर्नमेंट अगर आपको कंसेशनल रेट दे रही है तो आपसे क्या छीन लेगी? यस, शेफाली, वेरी गुड। ओके, नेवी का भी सही है, शेफाली का भी सही है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, राइट। तो जैसे ही तुम मुझे एग्जम्पशन दो, डिडक्शन दो, मैं तुम्हें टैक्स बेनिफिट दूंगा। तो जो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है? विदाउट कौन कौन सी? 10AA नहीं लेना है, 10AA पता है, सेज वाला। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, ठीक है। 32(1)(2)A एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, 32AD नहीं लेना है, 33AB नहीं लेना है, 33ABA नहीं लेना है, 35 नहीं लेना है, 35AD नहीं लेना है, 35CCC नहीं लेना है, 35CCD नहीं लेना है, ठीक है। और इनकम बेस्ड डिडक्शन, इनकम बेस्ड डिडक्शन पता है, ATI, IB, IC, ID, वो वाली, वो कोई भी डिडक्शन नहीं लेनी है सिवाय एक के, ATJJA ये ले सकते हो, इसके अलावा कोई डिडक्शन आप नहीं ले पाएंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? मतलब इस साल अगर आप ये ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये सारी एग्जीबिशन डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। इनकी वजह से कोई लॉस हुआ है, ध्यान से सुनना, इनकी वजह से कोई लॉस हुआ है, जैसे वहां पे भी मैंने बताया था BSC के अंदर भी, इनकी वजह से अगर पिछले साल में कोई लॉस हुआ है
any loss due to above cannot be set off। ठीक है, 10AA की वजह से, 35 CCD, CD, AD इनकी वजह से कोई भी लॉस है तो उसको भी आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन है मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 40%। अगर किसी असेट, कोई एसेट आपके एलिजिबल भी है ज्यादा डेप्रिसिएशन के लिए, तो भी आप ज्यादा से ज्यादा कितना डेप्रिसिएशन लगा पाएंगे? 40%, उससे ज्यादा नहीं। दैट्स इट। अगर इतनी सारी कंडीशंस आप फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर रेट क्या लगेगी? 25% प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। तो रेट आपकी कर दी गई यहाँ पे घटा के कितनी? 25%, 30% के बदले में। बोलो जी, क्लियर है क्या? ठीक है, और ये ऑप्शन है, ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट चेंज। और ये ऑप्शन है, एक बार ले लिया तो बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बोलो जी, क्लियर है क्या? मैक्सिमम डेप्रिसिएशन वापस बता दीजिए। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन मतलब अगर कोई एसेट ऐसी है जिसमें नॉर्मली इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन दे रखा है सपोज 45%, तो वो आप यहाँ पे 45% नहीं ले पाएंगे, आपको 40% ही लेना है इनके केस में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% ही क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी, और बोलिए। और कोई डाउट है किसी को? ATJJA, हाँ ये ले सकते हैं, इसलिए इसको अलग से लिखा है एक्सेप्ट। इसके अलावा सारी छोड़नी पड़ेगी, इसके अलावा सारी छोड़नी पड़ेगी। यस, ये ले सकते हैं आप। और बोलिए। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। क्या नहीं है? चलिए, चलिए मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं पहले। सेक्शन 115 बी ए, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 115 बी ए था पहले, अब बी ए ले रहे हैं हम। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी है, यस, डोमेस्टिक कंपनी है, यस। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है कि कब होनी चाहिए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ये सारी डिडक्शन आपको यहाँ पे भी छोड़नी पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉस इसमें भी छोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 80M और 80LA ये दो डिडक्शन और ले सकते हैं, मतलब 80JA भी ले सकते हैं, 80M भी ले सकते हैं और 80LA भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये सारी डिडक्शन आपको छोड़नी पड़ेगी। इनकी वजह से कोई लॉस हुआ है वो भी छोड़ना पड़ेगा, और अगर ये ऑप्शन एक बार ले लिया तो दोबारा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ये बात भी सेम है। बोलिए, क्लियर है? अब इसमें सर रेट क्या है कि ये सेक्शन लेने पे हमें फायदा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या रेट लिखी गई है, 22% प्लस सरचार्ज। अब सरचार्ज 7 और 12 होता है ना, और यहाँ पे फिक्स कर दिया 10% प्लस एचईसी। तो 22 प्लस उसका 10 प्लस एचईसी। एटीएम भी पढ़ाया हुआ है,
ATLA भी पढ़ाया हुआ है रिडक्शंस वाले चैप्टर के अंदर। याद नहीं है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पे लोन। एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, आप बताइए क्या बोल रहे थे? नेवी, नेवी बोल रहे हैं ATM और ATLA किसका सेक्शन है? बताया किसी को? ATM और ATLA किसका सेक्शन है, पता है क्या? नहीं पता? हाँ। देखिए, ये कंपनी के लिए होते हैं, स्पेशल सेक्शंस होते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स के लिए, और जो इंटरनेशनल ऑफशोर यूनिट्स होती है उन सब के लिए होता है। यस, बोलो भाई बोलो, कोई डाउट किसी को और यहाँ पे? हाँ, आपको अभी ये नहीं पढ़ाया ना, आई थिंक इनकम बेस्ड डिडक्शन पढ़ाया नहीं है आपको ना? इनकम बेस्ड डिडक्शन पढ़ा दिया या नहीं पढ़ाया आपको? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, इसमें सरचार्ज का रेट फिक्स है, इसमें टर्नओवर से मतलब नहीं है। अच्छा, आ रही है आवाज। और M और LA नहीं पढ़ा है अभी तक शायद हम ओके, लोगों ने। हाँ तभी मुझे लगा मैंने पढ़ा दिया आपको, इसलिए मैंने कहा ठीक है। ठीक है, इसके क्लास ले लेंगे। एम और एल ये नए सेक्शन है, ठीक है, ये नए सेक्शन है, आपके बैच में भी नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के लिए, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के लिए, और ऑफशोर यूनिट जो होती हैं उनके लिए स्पेशल सेक्शंस होते हैं। पर आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो स्पेशल रेट्स में पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए करो तब तो सारी चीजें करो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, ये सेक्शन क्या है और ये रेट क्या है, बस। क्योंकि इसमें से आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ MCQ का ही आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, समझ गए? इन सेक्शन में से अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो इतना ही आ सकता है कि 115B AA में कितनी रेट है, 115 BA में कितनी है, BAB में कितनी है, वो आ सकती है। सर, जब अपन ने बिजनेस का क्वेश्चन किया था ना, उसमें एक बार आया था कि SPV में ऑफ नहीं किया ये 115BAA या 115 वाला। उस टाइम ना जो यूनिट होल्डर है ना, उसके हाथ में जो डिविडेंड होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, ऐसा मैट करके आया था कोई। वो मैट से वो फर्क इसी पड़ता है ना। अच्छा, वो तो मैट का था कि अगर मैट BA भी लग रहा है तो मैट नहीं लगेगा, और BA भी नहीं लग रहा है तो मैट लगेगा, ऐसा था। अच्छा, ठीक है सर। वो BAA नहीं था, BAB होगा, अभी पढ़ेंगे अपन BAB। ओके सर। वो लिख लिया था सबने, चलो आगे। एक सेकेंड। हाँ जी।
एक बार बता देना ऑडियो आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। ठीक है, चलो लिखो भाई, नेक्स्ट सेक्शन लिखो। 115 बी ए बी, ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है? सेम, डोमेस्टिक कंपनी के लिए। ठीक है, दूसरा सेटअप इसका होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 to 31 मार्च 2023। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए और यहां से लेके यहाँ के बीच में स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये नया सेटअप होना चाहिए, न्यू सेटअप, समझ गए? अभी जो पहले हमने सेक्शन पढ़े थे ना, उनमें जरूरी नहीं था नया सेटअप हो, पुराना भी चल सकता था, पर यहाँ पे नया सेटअप होना चाहिए आपका। तो नया सेटअप का मतलब क्या है? आपको याद है एक सेक्शन पढ़ा था हमने 35 AD में पढ़ा था कि नया सेटअप होना चाहिए, पढ़ा था क्या? यस। और नए सेटअप की कंडीशन क्या थी? नॉट स्प्लिट ऑफ, नॉट रिकंस्ट्रक्शन, राइट? यस। और साथ ही साथ एक और बात थी यहाँ पे कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज आनी चाहिए। हालांकि मशीन यूज आउटसाइड इंडिया काम आ सकती है, कैन बी अप टू 20%। ठीक है, मतलब जितनी मशीन हम लेके आ रहे हैं उसकी 20% मशीन ऐसी हो सकती है जो इंडिया के बाहर काम आई हुई है। इंडिया में काम आई हुई मशीन एक भी नहीं होनी चाहिए। इसमें एंगेज होनी चाहिए कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट डिडक्शंस। विदाउट डिडक्शंस का मतलब हमने जो अभी पढ़ी थी वो सारी डिडक्शन इसमें आ जाएगी, राइट? एक्सेप्ट AT, JJAA और ATM। रेट कितनी लग जाएगी? 15% प्लस सरचार्ज 10% प्लस HEC, और इस पे नो मैट प्रोविजन नहीं लगते, इस पे मैट प्रोविजन नहीं लगते, क्योंकि मैट में भी 15% ही टैक्स लेना है, ऐसे भी 15% ही टैक्स दे रहे हो, तो मैट लगा के क्या करेंगे? बोलो, ये बात समझ में आ गई है हमारी? सर ये सारे सेक्शन वही हैं जो एक बार ले लिए तो अपन चेंज नहीं कर सकते? यस, ये सारे सेक्शन वही है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो अभी बताऊंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में, वही बताऊंगा। बोले भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी के है तो? नहीं है? तो इनके क्वेश्चन बताया तो सही, अभी क्वेश्चन इनके बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको देखने को, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही मिलेगा आपको इनका। 115 BAP रेट क्या है, या इस पे मैट लगता नहीं लगता, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या ये कब एप्लीकेबल है, इस तरीके के MCQs वगैरह आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको देखने को।
लिख लिया क्या भैया सबने? कोई है ऐसा जिसने लिखा नहीं हो? वैसे तो सारे टेक्निकल गुरुजी हैं, सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा। नहीं सर, लिख लिया। लिख लिया। देखिए क्या बोला कि 115 BA, 115 BA और 115 BA। सबसे पहले इसमें बोला आपको कि वंस ऑप्शन एक्सरसाइज कैन नॉट चेंज। क्या आपने एक बार ऑप्शन ले लिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगले साल ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, अगले साल ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो बंदा इसमें था, हो सकता है उसको ये लगता है कि भैया मैं तो इसमें आ जाता यार, 22% लग जाती मेरे रेट। बोलो, इसमें रेट 25% है, इसमें रेट 22% है, इसमें रेट 15%, राइट। तो जो बंदा पहले साल 115 BA में आ गया, उसको हो सकता है अगले साल ये लगे कि सर मैं तो सारी कंडीशन इसकी भी फुलफिल कर रहा हूँ, तो मैं तो ये लेना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है, और क्योंकि हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया है, तो जब तुम ये ऑप्शन ले रहे थे तब तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी ना, तो तुम इस ऑप्शन को छोड़ के नॉर्मल में तो नहीं जा सकते, बट इसको छोड़ के तुम यहां जरूर जा सकते। ओके, ठीक। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर जिसने ये लिया, जब ये सेक्शन आया 115 BAB, तो उसके मन में तो ये भी आया होगा कि मैं इसमें चला जाऊं, या फिर 115 BAA वालों के मन में आया होगा कि मैं भी BAB में चला जाऊं, यहां से यहां। बोलो, आया होगा या नहीं आया होगा? सर पर BABA में तो कंडीशन है ना लास्ट वाले में तो कि 1/10/19 के बाद में होना चाहिए सेटअप फिक्स। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। बोलो, मन में आया होगा या नहीं आया होगा? अब वो तो कंडीशन तो अब पढ़ ली तुमने, बात तो ये है कि मन में आया होगा या नहीं आया होगा। पर जब तक पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक सोचेंगे ही ना कि 15% वाला ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नॉलेज समझे नहीं आप। आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम कंपनी पे 15% रेट कर रहे हैं। अब जब अनाउंस होता है ना बजट में जब अनाउंस होता है ना, तब पूरी जानकारी नहीं मिलती लोगों को कि उसकी कंडीशंस क्या है। तब उनको बस इतना ही पता चलता है कि अच्छा हाँ 15% कर दिया गया, ठीक है। वो तो बाद में पता चलता है, अरे यार ये तो अपने लिए है ही नहीं। चलिए कोई नहीं। तो यस, नो डाउट इन्होंने सोचा होगा, बट नो, ये जा सकते हैं क्या? आप सोचो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली जाएंगे कहां से? क्योंकि वो तो कह रहा है नया, वो तो कह रहा है नया सेक्शन, नया बिजनेस लगाओ भैया, पुराने वाले नहीं आ सकते। आगे बात समझ में? पुराने वाले नहीं आ सकते, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसमें एक और चीज सुनो, हमने पूरी फैक्ट्री इसमें सेटअप की, नई फैक्ट्री सेटअप की इसके अंदर, ठीक है, और हमने इसकी कंडीशन वायलेट कर दी। अब ध्यान से सुनना कि भाई मैंने सेटअप तो मेरा इसमें किया था, ए लिमिटेड है मान लीजिए, मैंने अपना सेटअप इसके अंदर किया था, पर इसकी जो कंडीशंस थी मैंने उसमें कोई वायलेशन कर दिया, इसकी कोई कंडीशन मैंने वायलेट कर दी, ठीक है। जैसे सेकेंड हैंड मशीनरी ज्यादा यूज कर ली मैंने, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने वायलेशन कर दिया। तो इसका वायलेशन अगर मैंने कर दिया है तो मैं इसमें जरूर जा सकता हूँ, अगर मैं इसकी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं तो, ठीक है। अगर मैं 115 BAB में रजिस्टर्ड हुआ पहले, और बाद में मुझे लगता है कि मैंने कोई वायलेशन कर दिया, तो मुझसे ये तो हटा लिया गया, पर मैं इसमें ये जरूर ले सकता हूँ ऑप्शन। समझ गए? यस, तो मतलब मिडिल मैन ये है, 115 BAB इसमें आ सकता है और 115 BAB भी इसमें आ सकता है।
बोलो जी, बात समझ में आ गई क्या? नॉर्मल में नहीं था, हाँ नॉर्मल में नहीं जा सकते भैया। नॉर्मल में कौन से नहीं जा सकते, एक बार वो बता दो। हाँ ये ऑप्शन हमने ले लिया, बीए ले लिया, हम नहीं जा सकते, बीए ले लिया, हम नहीं जा सकते। और नॉर्मल में जाने में आपका ही नुकसान है ना, नॉर्मल में जाने में एसएससी का ही नुकसान है। एसएससी क्यों जाएगा नॉर्मल में? टैक्स रेट ज्यादा लगती है, 30% लगती है, जाएगा भी क्यों? चलिए लास्ट सेक्शन देखिए, 115 बीबीडी। आपने अगर गौर करोगे तो ये वो सीरीज से हट चुका है। वो सीरीज क्या चल रही थी? उस सीरीज से थोड़ा हटके है ना ये, बीए, बीएए, बीबीबी, ठीक है। फिर बीएसी इंडिविजुअल के लिए चला गया, बीएडी किसके लिए चला गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए चला गया। तो यहाँ पे ये नया सेक्शन आ गया। अब नया सेक्शन आ गया तो इसका मतलब इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल हटके है। ये क्या कह रहा है ये भी सुन लो, इसकी बात भी। ये कह रहा है सर कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, इस कंपनी को डिविडेंड मिलता है, किससे? किसी फॉरेन कंपनी से। समझ लो, एक कंपनी को किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किस रेट से टैक्सेबल होता है भैया? नॉर्मल रेट से। जो भी इस कंपनी की रेट है उससे टैक्सेबल होगा क्या? हाँ। बट अगर इस कंपनी को डिविडेंड मिलता है, इसको, इसी को, इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने एरो वैसे लगाया है। इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से। अगर डिविडेंड मिलता है स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से तो रेट 15% लगेगी, इसके ऊपर स्पेशल रेट लगेगी 15%। ओके। अब आप कहोगे सर ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी क्या है? स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी वो है इन विच इंडियन कंपनी होल्ड 26% और मोर इक्विटी शेयर्स। जिस फॉरेन कंपनी में इंडियन कंपनी 26% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है वो बन जाती है स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। तो नॉर्मल कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है वो तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है, पर ये स्पेसिफाइड कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा वो 15% की रेट से टैक्सेबल होगा। बोलो जी, क्लियर है? मतलब स्पेशल रेट हो गई है, ऐसा कह सकते हैं, स्पेशल रेट। और इसमें से कोई खर्चा अलाउड नहीं होता, नो एक्सपेंसेज अलाउड। जहां पे भी स्पेशल रेट लग जाती है ना, जैसे हमको भी कई जगह कहा गया सर स्पेशल रेट लगाओ, तो फिर खर्चा अलाउ करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जब स्पेशल रेट निकाली होगी तो खर्चा काट के ही निकाली होगी। जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसके पास, तुषार क्या कह रहे हैं, जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसके पास 26% होने चाहिए। यस बिल्कुल। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी सर वो होगी कि जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसके पास 26% होनी चाहिए किसी भी इंडियन कंपनी के पास? अरे नहीं नहीं, जिसको मिल रहा है उसके पास। मेरे लिए स्पेसिफाइड अलग हो सकती है, तुम्हारे लिए अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, मैं नाम लिख देता हूँ, चलो ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड के पास एक्स लिमिटेड फॉरेन कंपनी, वाई लिमिटेड फॉरेन कंपनी, जेड लिमिटेड फॉरेन कंपनी, इन तीनों के शेयर हैं।
एक्स लिमिटेड के तो हैं 30%, वाई लिमिटेड के हैं 10% और जेड लिमिटेड के हैं 2%, ये मान लो, राइट। अब ए लिमिटेड को डिविडेंड मिलेगा इन तीनों से, तो जो डिविडेंड यहां से मिलेगा वो नॉर्मल रेट में जाएगा और जो डिविडेंड इससे मिलेगा वो स्पेशल रेट में जाएगा। तो ए लिमिटेड की बात है, बाकी कंपनियों का क्या मतलब है? तो मतलब नहीं है, समझ गए? बोल दो जी, कंपनी का असेसमेंट हो चुका है आपका पूरा। देखो मैं फिर बोल दूं, होने को बहुत चीजें होती हैं, होने को बहुत चीजें हैं, स्काई इज द लिमिट वाली जो बात होती है ना वो है, पर जितनी हमारे सिलेबस में आती है, जितनी चीजें हमारे पढ़नी चाहिए वो मैंने आपको सारी पढ़ा दी है। ठीक है, मॉड्यूल के जितने क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको 1 बाय 1 सारे करवा दिए। और अलग से आप स्कैनर करना चाहो आराम से कर लीजिए, कोई डाउट आए तो मुझे पूछ लीजिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यस सर है ना, अभी आपने ना 2-3 दिन पहले ना एक इलस्ट्रेशन ऐड कराया था, उसमें बुक प्रॉफिट और ना वो निकालना था इनकम वाला, तो उसमें ना सर 1,26,20,00,000 आ रहा है बुक प्रॉफिट। तो सर इसमें मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करके देखे या नहीं देखे फिर वो टैक्स निकालने के लिए? प्रॉफिट मतलब कितना आ रहा है? 1,26,20,00,000। नहीं नहीं वहां पे मत करो ना, मार्जिनल लिफ्ट क्यों करना? सर वो जैसे 1 करोड़ से ज्यादा आ गई तो 1 करोड़ से बाद में हम सरचार्ज लगाना स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो वहां पे देखो ऐसा नहीं है, सरचार्ज तो अपन जैसे इंडिविजुअल पे अपन सरचार्ज लगाते हैं 50 लाख के ऊपर, राइट, और इनकम है किसी की 55 लाख, तो अपन मार्जिन लिफ्ट थोड़ी कैलकुलेट करते हैं। हाँ, मार्जिन लिफ्ट रिलीफ एकदम जो कॉर्नर पे इनकम होती है तब आती है काम में। ठीक है सर। तो फिर सर इसमें कैलकुलेट करके नहीं देखना, बस है ना, ये पूछ। नहीं देखना, ओके मैंने सर। उसने बताया था एक लिमिट आप निकाल लो,